एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस बाय वर्षिका मैम। आज आपके सामने देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन है। लास्ट हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा, तो अंत तक बने रहिएगा और बढ़िया से पढ़ते हुए चलिए। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, लेकिन होगा ये 21। वह अभिकल्प जो कि अन्य अभिकल्प के महत्वपूर्ण तत्वों को दर्शाती है परंतु उसकी प्रतिलिपि नहीं होती है, उसे कहते हैं। आंसर होगा रूपांतरण। कौन सा अभिकरण? रूपांतरण अभिकरण। अब देखिए रूपांतरण अभिकरण की परिभाषा क्या दी हुई है। यह वह अभिकल्प या डिज़ाइन है जो कि अन्य अभिकल्प के महत्वपूर्ण तत्वों को दर्शाती है परंतु उसकी प्रतिलिपि नहीं होती है। ऐसे अभिकल्प को रूपांतरण अभिकल्प कहते हैं। देखिएगा नव प्रवर्तन अभिकल्प क्या होता है। यह बिल्कुल नया अभिकल्प होता है जिसमें सभी महत्वपूर्ण तत्वों को दर्शाते हुए एक नया नमूना बनाया जाता है। फिर है दोहराव अभिकल्प। वह अभिकल्प है जो अन्य अभिकल्प के महत्वपूर्ण तत्वों को दर्शाती है और उसकी प्रतिलिपि भी होती है। आंसर होगा यहाँ पे ए, यानी रूपांतरण। अब देखेंगे हम लोग आज का क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च ऐंठन वाले सूत में डैश ऐंठन होती है। यहाँ पे पूछ रहा है उच्च ऐंठन वाले सूत में कितनी ऐंठन होगी। देखिएगा धागों में जब ऐंठन देने की बारी होती है तो 3 प्रकार से दी जाती है, निम्न, मध्य और उच्च। निम्न का मतलब सबसे कम ऐंठन और उच्च का मतलब सबसे ज़्यादा ऐंठन। यहाँ पे उच्च पूछा जा रहा है तो आंसर होगा 7 से 12। 0 से 3 निम्न ऐंठन कहलाती है, 3 से 7 मध्य कहलाती है और 7 से 12 प्रति इंच उच्च ऐंठन कहलाती है। इसी के द्वारा ही धागे की मजबूती और प्रकार निर्भर करता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है नायलॉन घुलनशील है। नायलॉन रेशा किस में घुलनशील होता है। आंसर होगा मेटाक्रिसल में। मेटाक्रिसल। नायलॉन फैब्रिक को, रेशों को अगर पिघलाने की बात की जाए तो कितने ताप पर या किस में घुलनशील होता है, ध्यान दीजिएगा। नायलॉन घुलनशील है किस में? नायलॉन रेशा मेटाक्रिसॉल में 200 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर घुल जाता है। यही रेशा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में 75 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर घुल जाता है। यहाँ पे देखिएगा आपके सामने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑप्शन में नहीं है। आंसर क्या दिया है? मेटाक्रिसल, तो आंसर होगा मेटाक्रिसल। ठीक है, मेटाक्रिसल में नायलॉन रेशे के साथ पॉलिएस्टर और एसीटेट रेशा भी घुलनशील होता है। देखिएगा पॉलिएस्टर भी कैसा रेशा है, तो ये भी मानव निर्मित कृत्रिम रासायनिक रेशा है, तो ये भी मेटाक्रिसल में आसानी से घुल सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 वस्त्र गणना संख्या है। प्रति इंच ताने में, प्रति इंच बाने में, प्रति इंच ताने बाने की और प्रति इंच उरेब की। आंसर यहाँ पे होगा प्रति इंच ताने बाने की। यार्न काउंट, ध्यान दीजिएगा, टेक्सटाइल का ही एक भाग है। यार्न काउंट हम करते हैं और यार्न काउंट के द्वारा ही धागे की लंबाई, चौड़ाई, मजबूती, ये सब चीज़ें निर्भर करती है। और यही जो प्रति इकाई इसका जो गणना है, यही द्रव्यमान की लंबाई को भी इंगित करती है। आंसर होगा 24 का सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है डिस्पर्स यानी तितर बितर। इंग्लिश में डिस्पर्स और हिंदी में तितर बितर। डिस्पर्स मतलब फैल जाने वाला। डिस्पर्स रंजकों का प्रयोग निम्न में से किस पर किया जाता है। आंसर होगा एसीटेट तंतुओं पर। एसीटेट तंतुओं पर डिस्पर्स डाइज का प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी इसकी व्याख्या कि डिस्पर्स रंजक का प्रयोग मूल रूप से इन रंगों का विकास एसीटेट तंतुओं को रंगने के लिए किया गया था और इसलिए इनका प्रयोग नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक आदि वस्त्रों को रंगने हेतु किया जाता है। एक बात और भी ध्यान दीजिएगा, डिस्पर्स तंतुओं को रंगने के लिए प्रमुख कपड़ा पॉलिएस्टर है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा नायलॉन, एक्रिलिक इन वस्त्रों को भी रंग सकते हैं। यह जल में घुलनशील नहीं होते हैं परंतु महीन पीसे रूप में उपलब्ध होने के कारण यह पानी में अच्छी तरह से विसर्जित हो जाते हैं। यह कण तंतुओं में प्रविष्ट हो जाते हैं जिससे वस्त्र रंग जाता है। डिस्पर्स रंगों के घोल में नमक नहीं डाला जाता है। अब देखिएगा विकसित रंग क्या होते हैं, डेवलप्ड डाइज। इनका प्रयोग ऊनी और रेशमी वस्त्रों को या तंतुओं को रंगने के लिए किया जाता है। अम्लीय रंग, इन रंगों का भी अधिकांश प्रयोग ऊनी तथा रेशमी तंतुओं पर किया जाता है। यह रंग सस्ते होते हैं तथा धूप में पक्के होते हैं। देखिए अम्लीय रंग एसिटिक, क्योंकि जो प्रोटीन निर्मित रेशे है जैसे कि रेशमी और ऊनी, इनकी भी प्रकृति प्रोटीन
प्रधान होने के कारण अम्लीय होती है, इसीलिए एसिटिक डाइज़ का प्रयोग भी इन्हीं कपड़ों पे, इन्हीं रेशों पे किया जाता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 है, वह रंजक जो जल में अघुलनशील होता है परंतु प्रयुक्त करने से पूर्व उसे ल्यूकोफॉर्म में परिवर्तित कर दिया जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, ल्यूको बॉन्ड भी बनता है, किसमें आपने पढ़ा था, वेट डाइज में। तो यहाँ आंसर देखिए, वह रंजक जो जल में अघुलनशील होता है परंतु प्रयुक्त करने से पूर्व उसे ल्यूकोफॉर्म में परिवर्तित कर दिया जाता है। आंसर होगा सल्फर रंजक। जब आप वेट डाइज पढ़ते हैं तो वर्गीकरण जब किया गया था 3 वर्गों में बांटा गया, तो उसमें से एक सल्फर डाइज भी था। तो इन्हें वस्त्रों पे मजबूत बनाने के लिए इनमें एक बॉन्ड बनाना पड़ता है जिसे कहते हैं ल्यूको बॉन्ड। तो यही है ल्यूकोफॉर्म में परिवर्तित करने के लिए, किसे ल्यूकोफॉर्म में परिवर्तित किया जाता है, तो सल्फर रंजक को। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रंगाई की वह विधि जिसमें रंजक या रंग को कताई घोल में ही मिला दिया जाता है। आपको याद होगा, रेशे की अवस्था में जब हम रंगाई पढ़ते हैं तो 3 तरीके की डाइज या रंगाई तरीका अवस्थाएं देखते हैं। एक है डोप डाई, फिर है स्टॉक डाई, फिर है टॉप डाई। अब यहाँ पे देखिएगा, रंगाई की वह विधि जिसमें रंजक या रंग को कताई घोल में ही मिला दिया जाता है। जब जिससे हम रेशा निर्मित करना चाहते हैं वो घोल अवस्था में हो तभी उसमें रंग मिला दिया जाएगा। तो वह विधि कौन सी कहलाएगी? आंसर होगा सॉल्यूशन घोल रंगाई। इसे ही डोप डाई भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसे ही हम लोग डोप रंगाई के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, पानी सदृश परिसज्जा कपड़े पर किससे उत्पन्न की जाती है? ये फिनिशिंग टॉपिक से है क्वेश्चन। फिनिशिंग में आप लोग एक शब्द पढ़ते होंगे, मोयरिंग। मोयरिंग क्या होता है? कपड़े पे पानी के समान लहर या सतह पे चमक उत्पन्न करना ही मोयरिंग परिसज्जा के द्वारा उत्पन्न की जाती है। आंसर होगा मोयरिंग। यहाँ देखिए डिटेल, यह वस्त्रों पर नमूने अंकित करने वाली परिसज्जा है जिससे संपूर्ण वस्त्र की सतह पर जल की लहरों की सदृश विवरण चिन्ह बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, समझिएगा इसको। कर्नाटक की जो कशीदाकारी है उसे कहते हैं, देखिए कशीदाकारी का ये अर्थ होता है कढ़ाई। ठीक है, यहाँ पे कशीदाकारी जनरली पूछा जाता है कहाँ की फेमस है, तो कहते हैं कश्मीर की। लेकिन कर्नाटक की कशीदाकारी या कर्नाटक की कढ़ाई को क्या कहते हैं? आंसर होगा कसूती। कर्नाटक की कढ़ाई को कसूती कहते हैं और इसे धारवाड़ स्टिच के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, सोने के धागे से बने भारी ब्रोकेट के कपड़े को क्या कहते हैं? तो जब भी सोने से बने हुए भारी ब्रोकेट के नाम आएंगे तो ध्यान दीजिएगा, आंसर होगा किम ख्वाब, क्योंकि इसमें सोने चांदी के तारों का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इतना कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी की जाती है कि कपड़े ही ढक जाते हैं, सिर्फ सोने चांदी की एम्ब्रॉयडरी ही दिखती है। इसके अलावा आप आबे रबा और आबे रबा शब्द आपने जो ढाका का मलमल फेमस है वहाँ भी शब्द पढ़ा होगा, जिसका अर्थ होता है बहता पानी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, विकास परिपक्वता एवं डैश का परिणाम है। तो विकास, जब भी किसी भी व्यक्ति का डेवलपमेंट होगा तो किसका विकास ये परिणाम होगा? मैच्योरिटी का और अधिगम का, मतलब लर्निंग का। जब भी किसी व्यक्ति में डेवलपमेंट होता है तो वो मैच्योरिटी के कारण भी होता है और सीखने के कारण भी होता है। ठीक है, यहाँ देखिएगा, विकास परिपक्वता एवं अधिगम का परिणाम है। इस तथ्य को हम इस प्रकार से समझेंगे, अधिगम एवं परिपक्वता का विकास से सीधा संबंध है। जन्म से ही मनुष्य सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन पर्यंत सीखता रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक थे। आंसर होगा फ्रायड, सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्रायड। देखिएगा, फ्रायड ने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के 3 मुख्य भाग हैं जो व्यक्तित्व संरचना को स्पष्ट करते हैं, जैसे इड, ईगो और सुपर ईगो। इड, ईगो एवं सुपर ईगो व्यक्तित्व संरचना को किसने 3 भागों में बांटा है? ये नाम किसने दिया है? तो याद रखिएगा, सिगमंड फ्रायड ने। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 32 का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन में पियाजे शब्द भी मिला था, तो पियाजे से संबंधित सिद्धांत के बारे में थोड़ी सी बातें देख लीजिएगा। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। संज्ञानात्मक विकास,
इन्होंने इस सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में विभक्त किया है। संवेदना गामक अवस्था जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, औपचारिक संक्रियावस्था फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ये चारों अवस्थाएं पियाजे से संबंधित, ये जरूर याद रखिएगा। अब देखिएगा पावलोव के बारे में। पावलोव इन्होंने क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पावलोव ने कुत्तों के लार स्राव पर किए गए अपने प्रयोगों के आधार पर अनुक्रियाओं को 2 भागों में बांटा है। पहला है स्वाभाविक अनुक्रियाएं जो जन्मजात एवं जैविकी प्रतिक्षेप से क्रियाएं हैं। अस्वाभाविक अनुक्रियाएं जो अर्जित व मनोवैज्ञानिक होती है। ये ध्यान दीजिएगा, पावलोव ने बताया है कि जो अनुक्रियाएं हैं वो 2 तरीके की होती है, एक जन्मजात दूसरी अर्जित। अब देखिए एरिक्सन के बारे में, ये बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 8 चरण इन्होंने डिवाइड किए हैं उनमें से दूसरा या तीसरा चरण कौन सा है। एरिक्सन ने क्या किया, इन्होंने मनोसामाजिक साइकोसोशल थ्योरी दी थी, मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने इस सिद्धांत को 8 चरणों में विभक्त किया है। अब ये चरण जो सीरियल से है, आप ये नाम जरूर याद कर लीजिएगा। पहला है विश्वास बनाम अविश्वास, दूसरा चरण है स्वायत्तता बनाम शर्म, तीसरा चरण है पहल बनाम अपराध बोध, चौथा चरण है परिश्रम या उद्यम बनाम हीन भावना, पांचवा है पहचान बनाम पहचान भ्रांति, छठवां है आत्मीयता बनाम अलगाव, सातवां है उत्पादकता बनाम स्थिरता, आठवां है संपूर्णता बनाम निराशा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन अथवा व्यक्तिगत स्वच्छंदता से वंचित नहीं किया जाएगा। उक्त कथन निम्न संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत आता है। आंसर होगा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन अथवा व्यक्तिगत स्वच्छंदता से वंचित नहीं किया जाएगा। उक्त कथन निम्न संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत आता है। स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ पे देख लीजिएगा, कुछ आपके सामने डिटेल दी हुई है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में देखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता के अधिकार संबंधित है, जो इस प्रकार है। अनुच्छेद 19 में बताया गया है वाक और अभिव्यक्ति आदि की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में बताया गया है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 जीवन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से बचाव। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, अनियंत्रित अवलोकन को डैश भी कहा जाता है। अनियंत्रित अवलोकन को प्राकृतिक अवलोकन कहा जाता है। ठीक है, जब भी हम कोई भी परिस्थिति का आकलन करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, तो पहले से कोई दबाव ना बनाएं, किसी तरीके की तैयारी ना करें। जैसी जो चीज़ें हो रही हैं अनियंत्रित फॉर्म में या अपने स्वतंत्र रूप से जैसे होती जाएं, तो इस तरीके से अगर हम अवलोकन करते हैं जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो यह कहलाएगा प्राकृतिक अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा बिंदु बाल दुर्व्यवहार का परिणाम है। आंसर होगा यौन सक्रियता। यौन सक्रियता बाल दुर्व्यवहार का ही परिणाम होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, बाल श्रम से संबंधित प्रथम भारतीय अधिनियम है। बाल अधिनियम, बाल श्रम से संबंधित प्रथम भारतीय अधिनियम कौन सा है। बाल अधिनियम। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार काइनेस्थेटिक बुद्धिवादी निम्न में से किस श्रेणी में आते हैं। देखिएगा काइनेस्थेटिक का अर्थ ही होता है शरीर की क्रिया, तो यह जो बुद्धिवादी है यह किस श्रेणी में आएगा, शारीरिक योग्यता के। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सन 1983 में हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने कुल 7 प्रकार की बुद्धि बताई है जो परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती है एवं प्रत्येक के क्रियाशील होने के ढंग अलग अलग होते हैं। चलिए अब देखिएगा, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, महात्मा गांधी द्वारा दी गई शिक्षा प्रणाली पहुंच कौन सी है।
महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा के बारे में बात की थी? बेसिक एजुकेशन। बुनियादी शिक्षा प्रणाली, महात्मा गांधी द्वारा दी गई शिक्षा प्रणाली को बुनियादी शिक्षा, वर्धा शिक्षा योजना, नई तालीम, बुनियादी तालीम तथा बेसिक शिक्षा के नामों से भी जाना जाता है। गांधी जी ने 23 अक्टूबर 1936 को बुनियादी शिक्षा की योजना बनाई, जिसे राष्ट्रव्यापी व्यवहारिक रूप दिया गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, ICDS को मुख्यतः बाह्य सहयोग डैश से मिलता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केयर, WFP और यूनिसेफ। इन तीनों का आप लोग फुल फॉर्म कमेंट में एक बार ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं होम साइंस में, एक्सटेंशन एजुकेशन में इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ICDS को मुख्यतः बाह्य सहयोग केयर, WFP और यूनिसेफ के द्वारा मिलता है। इसका फुल फॉर्म आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर होगा दिल्ली। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान को ही निप्सिट नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के यह अधीन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा बेंगलुरु, गुवाहाटी, लखनऊ, इंदौर और मोहाली में इसके 5 क्षेत्रीय केंद्र भी स्थित हैं। और यह स्वयंसेवी संस्था है जिसका उद्देश्य सामाजिक विकास में स्वैच्छिक कार्यों में प्रोत्साहन देना एवं उनका विकास करना है। तो यहीं तक था आज का वीडियो। आज भी 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। उम्मीद है आज भी आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।